हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम कॉलेज की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है इकोसिस्टम। ये भी बीएससी बीएड थर्ड ईयर की का ही टॉपिक है। एक पिछली वीडियो में अपने इकोलॉजी कर लिया था, अभी इसका आगे वाला पार्ट इकोसिस्टम देखो। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था, 1935 में किया था। और सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठनों के समूह होते हैं, मतलब जितने भी जीवमंडल में संगठन है, जैसे वो कह लो अपने निर्जीव हो या सजीव हो, ठीक है, अजैविक घटक या जैविक घटक हो, तो जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, मतलब उनके आपस में ही क्या होते रहते हैं, संबंध होते हैं, आपस में क्रियाशील होते हैं, को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं और भौतिक पर्यावरण के साथ, मतलब अजैविक घटक भी आ जाएंगे अब इसमें, भौतिक पर्यावरण के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है। जैविक संरचना कह सकते हैं जितने भी इसमें उपभोक्ता हो गए, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, इस टाइप से आगे शाकाहारी, मांसाहारी, इस टाइप के जितने भी अपने जीव हो जाएंगे, जीव समुदाय हो जाएंगे, जीव, उन सब में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव और निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं देखो क्या होती हैं। यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, ये तंत्र है जिसमें क्या होते हैं, एक सभी जितने भी इसमें घटक हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, मतलब इसमें प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे उसके घटक हो गए तो वो क्या करेंगे, ऊर्जा द्वारा ही उनको क्या मिलेगी, ऊर्जा पावर मिलेगी, तो जिससे क्या करेंगे, वो कार्यशील होंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों का तथा ऊर्जा का सतत क्या होता रहता है, विनिमय होता रहता है, मतलब ऊर्जा आती भी रहती है जो जितने भी उनमें घटक है और उनसे घटकों से ऊर्जा बाहर भी वातावरण में भी जाती रहती है। तो आउटपुट और इनपुट इनका होता रहता है। आकार के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो अभी इस घटक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मेनली टू टाइप में इनको बांट दिया, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में देखो जो निर्जीव होंगे सारे, तो भौतिक पर्यावरण वाले आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता होगी, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, स्थलाकृति, ये सभी किसमें आ जाएंगी, भौतिक कारक में। और जितने भी अपने कह लें कि अकार्बनिक कारक होंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा, ठीक है, जैसे जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, चट्टान, खनिज, ये सब किसमें आ जाएंगे, अकार्बनिक कारक में आ जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ अब आ जाएंगे कार्बनिक कारक में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ठीक है, जिससे उनको क्या मिलती है, जो जैविक घटक उनको ऊर्जा मिलती है। जैविक घटक देखो ये तीन टाइप के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या करेगा, भोजन बनाएगा, उपभोक्ता उसके ऊपर निर्भर रहेगा, और जो अपघटक होगा वो क्या करेगा, इन दोनों पर निर्भर रहेगा, ठीक है। अजैविक घटक देखो, पारितंत्र के अजैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अजैविक घटक जैसे अपने कह लें मिट्टी होगी, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। इसमें क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं जैसे कि इसमें ज्वालामुखी, भूकंप आना, बाढ़ आना, जलवायु, मौसमी दशाएं, मतलब जो परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम में ऋतु चेंज होती रहती है, वो सारी शामिल है इसमें, ठीक है। प्रत्येक अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और बदले में उन कारकों को भी प्रभावित करता है, मतलब एक दूसरे को ये क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ कितनी अच्छी तरह रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक ही होते हैं, मतलब उनको अनुकूलता मिलती है। अगर वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अनुकूलता नहीं होगी तो वो वहाँ पे जो जीव होगा वो ज़्यादा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे अगर मौसमी दशाएं नहीं सही तो वह क्या करेगा, उनके साथ संघर्ष करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो संघर्ष करना छोड़ सकता है और वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता।
तो इसलिए इसे सीमाकारी कारक भी कहते हैं। अजैविक घटक देखो, जैसे इसमें अपने को अजैविक घटक दिखाया है, जल, मिट्टी, इसमें देखो ये सारे अजैविक घटक हैं, जैसे मिट्टी हो गया, जल, मौसम, वायु, तापमान, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, ये सब क्या अजैविक घटक हैं। और इनमें ही अपने को जैविक घटक भी दिखाए गए हैं जो इनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये क्या आते हैं, निर्भर रहते हैं। आगे जैविक घटक, जैविक घटक देखो कौन से होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक हो जाएंगे। इसमें सारे जितने भी सजीव हैं सारे इसमें आ जाएंगे। उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं और क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें। और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अपने प्लांट्स ले लो, एल्गी वगैरह, ठीक है, इसमें अपने को दिखाया गया, इसमें देखो प्लांट्स अजैविक, सॉरी प्लांट्स क्या हो गया, जैविक घटक हो गया। तो ये क्या है, इसमें अपने को एक देखो, एक घास भूमि पारितंत्र में जैविक घटक बताए हैं अपने को। तो प्लांट्स क्या हो गए, उत्पादक का हो गए, और उत्पादक किसके किससे भोजन ले रहे हैं, देखो इसमें सूर्य की उपस्थिति में भोजन बना रही हैं। तो इस टाइप से ये सारे ये क्या हो गए, जैविक घटक हो जाए। जैसे इसमें अपने को पंछी दिखाया गया, ये सारे क्या है, जैविक घटक है, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, ठीक है। देखो जैविक घटक 3 टाइप के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक देखो अभी बताया था, स्वपोषित है, खुद ही भोजन अपना बनाएंगे। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, मतलब ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, और इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्राय जड़ युक्त होते हैं, मतलब ये अपने ले सकते हैं पेड़ पौधे जितने भी हैं, शाक वृक्ष झाड़ियाँ, ये सभी इसमें आती हैं। जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरणीय स्थिति आगे देखो उपभोक्ता दिया हुआ है, कंज्यूमर। अब ये उपभोक्ता क्या करेगा, किसके ऊपर निर्भर रह रहा है, ये स्वपोषी जो अपने उत्पादक थे उसके ऊपर ये निर्भर रह रहा है, ठीक है। तो देखो ये 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे, शाकाहारी, मतलब जो क्या करेंगे, हरे प्लांट्स खाएंगे, ठीक है। जैसे अपने ले सकते हैं हिरन, खरगोश, ये सभी क्या हो जाए, शाकाहारी आ जाएंगे इसमें। देखो यह उपभोक्ता जो अपने, वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे चरने वाले पशु हो जाएंगे, ठीक है, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होंगे, जो क्या करेंगे, जो अपने चरने वाले जो पशु हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब जो शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी मतलब जो शाकाहारी प्लांट्स को खाएंगे, सॉरी शाकाहारी जो है जीव उनको खाते हैं ये, या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। तो सॉरी इसमें क्या होगा, देखो यह उपभोक्ता क्या करेंगे, ये पोषण के लिए शाक भक्षी कौन से प्राण थे, जीव जो क्या कर रहे थे, शाक को खा रहे थे, ठीक है, झाड़ियों को, पेड़ पौधों को, ये हरा चारा खा रहे थे। उनको खाने वाले जो होते हैं जीव होते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे सांप, भेड़िया, भेड़िया क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। तृतीय उपभोक्ता देखो, जैसे अपने द्वितीय उपभोक्ता देखा जाए तो ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांस भक्षी होते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता दोनों को अपना आहार बनाते हैं। जैसे बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ, ये सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आगे इसमें अपघटक या मृत जीवी, ये कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया व कवक आते हैं, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। इसमें अपने को पूरा इसका सिस्टम दिखाया गया। जैसे अबायोटिक हो गया, सन क्या हो गया, अबायोटिक अघटक हो गया, सॉरी इसमें अजैविक घटक हो गया सन।
और बायोटिक घटक इसमें अपने को प्रोड्यूसर दिखाए हैं। प्रोड्यूसर मतलब क्या, अभी बताया था मैंने आपको, उत्पादक, जो भी क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर रह रहा है, उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे उपभोक्ता, जैसे इसमें आ जाएंगे शाकाहारी, मांसाहारी। अब शाकाहारी शाक को खा रहा है और शाकाहारी को कौन खा रहा है, मांसाहारी खा रहा है। अब इसमें देखो आगे अपने को अब घटक दिखाए गए हैं। अब घटक जैसे कवक वगैरह, फंजाई, कवक, बैक्टीरिया, ये सारे क्या अब घटक हैं। ये क्या करेंगे, मृत जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे ये जीव वगैरह जो मर चुके हैं या प्लांट्स वगैरह गल जाते हैं, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर रहते हैं और उनको अपघटित करते हैं। और उनसे जो एनर्जी निकलती है वो किस में चली जाती है, वापिस किस में चली जाती है, वायु में चली जाती है, ठीक है, और वातावरण में चली जाती है। और वही न्यूट्रिएंट वापस किस में चले जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो गया, वो पानी में मिक्स हो गए, ठीक है। और ये वही न्यूट्रन जो पोषण होता है वो किन में चला जाएगा, प्लांट्स में चला जाता है। इस टाइप से ये चक्र पूरा चलता रहता है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसमें आगे देखो, ये देखो इसमें प्लांट का भी दिखाया है, प्लांट को भी अपघटित करते हैं। अब प्लांट को अपघटित कैसे करेंगे, प्लांट जब गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, उसको अपघटित कर देंगे, ठीक है। आगे देखो इसके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नियम। अब कुछ रूल्स बनाए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। फर्स्ट देखो, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें अजैविक व जैविक दोनों घटक होते हैं। मतलब अगर एक घटक ना हो इसमें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद का नियम है, अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं जो कभी अतीत में थे। मतलब ये चेंज नहीं हुए, जैविक और अजैविक वही हैं जो अपने पुराने भूतकाल में भी चलते आ रहे हैं। अतीत में जो थे वही आगे उनकी पीढ़ियाँ ही आगे बढ़ रही हैं और भविष्य में भी यही रहेंगे जो वर्तमान में है। जैसे सूर्य कब से है, अभी चेंज नहीं हुआ। हिरन, शाकाहारी जानवर भी पहले से हैं और अभी भी हैं। अंतर केवल इनके परिमाप, परिमाण, तीव्रता, आवर्ती या दर अंतर अंदर का होता है। मतलब उसमें क्या अंतर, सिर्फ वही हुआ, उसमें कमी आ जाएगी, उनमें संख्या में कमी हो जाएगी या उनका आकार वगैरह में चेंज हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन रहेंगे वही। पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित, मतलब अब क्या मिले उसको, सनलाइट मिलेगी, ऊर्जा मिली, संचालित होगा, कार्यशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है। मतलब जैसे जैसे प्राणी आगे के आगे एक दूसरे को खाते जाएंगे और ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आगे आगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी दूसरे प्लांट्स में, सॉरी जीवों में आगे आगे बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ऊर्जा क्या होती जाएगी, खपत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो क्या होती है, शून्य होती जाएगी। अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। वैसे जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, जैसे शाकाहारी को मांसाहारी ने खा लिया, मांसाहारी को आगे खाया गया, इस टाइप से जैसे जैसे आगे आगे उनका बढ़ते रहते हैं पोषण स्तर, वैसे वैसे ऊर्जा का कमी होती रहती है। तो ऊर्जा 10% हर में जीव में कम होती जाती है ऊर्जा। देखो, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं। मान लो कि किसी में 100 है तो जैसे आगे की 90 रहेगी, फिर 80, इस टाइप से करते करते वो 10 पे आएगी और 10 से क्या हो जाएगी, 0 पर चली जाएगी। बढ़ते पोषण स्तर में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है। अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत होता है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अब देखो उसके टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप देखो, प्राकृतिक पारितंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होगा, जो अपने जंगल, घास, मैदान जैसे पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहेंगे, सनलाइट पे। तो ये इसमें कौन से आ जाएंगे, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, सभी के प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। आगे देखो, इसमें सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर होती हैं।
उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ज्वार नदमुख, कोरल लीफ। कोरल लीफ देखो क्या होता है कि जो पानी में सिप्पियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैच होती रहती हैं और एक जगह पर जमती रहती हैं, जिससे क्या है वहाँ पे एक दीवार नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, सागरों में। तो उसको कोरल लीफ कहते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। फिर है मानव निर्मित पारितंत्र। ये मैन मेड होता है, मतलब इसमें क्या कहते हैं, मानव बनाता है इसको। जैसे अपने कैसे सौर ऊर्जा पर तो देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट है सौर ऊर्जा पर निर्भर रहने वाला मानव निर्मित पारितंत्र, जैसे खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब हो गए, ठीक है। आगे है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, तो इसमें क्या है, नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र आ जाएंगे। आगे स्थलीय पारितंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जो स्थल पर पाया जा रहा है इकोसिस्टम उसकी बात कर रहे हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा अनिवार्य तत्व हैं। जलवायु और मृदा का स्वरूप पर यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार होता है। मतलब इसमें अलग अलग टाइप की मिट्टी होगी, वहाँ पे अलग अलग टाइप का वहाँ पे क्या होगा, मौसम होंगी, ऋतु होंगी, तो उस टाइप से ही वहाँ पे क्या होता है, वनस्पतियाँ बांटी जाती हैं, ठीक है, वनस्पतियों का विभाजन होता रहता है। घास पारितंत्र देखो, घास पारितंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधे के आवरण रहते हैं। मतलब यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते, बस एक घास की चद्दर सी बनी होती है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावी रहते हैं। घास के साथ कई प्रकार के तृणतर समूह, मतलब द्विबीजपत्री जातियाँ भी इनमें इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खासकर फली जो नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। देखो इसमें विस्तृत प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है और तथा स्टेपी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस में है। तो ये अपने को घास तंत्र दिखाया गया इसमें। आगे है मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें देखो क्या होगा, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे और वनस्पति बिल्कुल कम होती है यहाँ पे। मरुभूमि पारितंत्र में बहुत लंबी अवधि तक आर्द्रता की कमी रहती है, मतलब वहाँ पे वर्षा कम होती है। तापमान के आधार पर मरुभूमि को गर्म मरुभूमि तथा ठंडी मरुभूमि में विभाजित किया जाता है। मतलब जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे उनके जो मिट्टी वगैरह होगी, वहाँ पे रेगिस्तान होंगे, वो गर्म होगी वहाँ पे, और जहाँ तापमान कम होगा वो ठंडी मरुभूमि होगी। ज़्यादातर मरुभूमि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। मरुस्थल पृथ्वी का लगभग 1/7वां भाग घेरे हुए रहते है। आगे मरुभूमि वनस्पति को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। वार्षिक, शाकीय झाड़ी, इसमें देखो क्या होता है, जो कि पर्याप्त जल में रहने पर ही उगती हैं। खास गुद्देदार मरुस्थलीय पौधे, जैसे वहाँ पे मांसल प्लांट्स होते हैं, जैसे अपने कैक्टस कह लो, नागफनी, जो कि जल संचित रखती हैं। उनका जो होता है तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, वो मोटी होती हैं और पानी का ह्रास उनमें कम होता है, तो वहाँ पे पन संचित रहता है। झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष जैसे प्रोसोपिस और टेमेरिक्स, जिनकी जड़ें जल की सतह तक पहुँच जाती हैं। कुछ मरुभूमियों में लंबे गूदेदार खासकर कैक्टी पौधे, मतलब कांटे युक्त पौधे, प्लांट्स ज़्यादा दिखाई दे पड़ते हैं, जो कि साधारण आवरण से ऊंचे होते हैं। टुंड्रा पारितंत्र में देखो क्या होता है, टुंड्रा पारितंत्र, इसमें वनस्पति बहुत कम होती है। मतलब टुंड्रा शब्द का अर्थ है बंजर भूमि, वहाँ पर वनस्पति नहीं होती। मतलब अपने देख सकते हैं जहाँ पे अपने कह लें उसकी हिम की परत जमी होती है, ठीक है। यह संसार के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत कठिन होती हैं। मतलब वहाँ पे ऋतु बहुत कम चेंज होती है, एक ही ऋतु ज़्यादा टाइम रहती है और वहाँ पे ठंड देखो ज़्यादा होगी। देखो इसमें टुंड्रा के 2 प्रकार होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा। इस पारितंत्र में सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, मतलब देखो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा। अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो, अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होगा और वहाँ पे क्या होगा, बर्फ़, मतलब वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है, जिसके कारण वहाँ पे वनस्पति कम होती है।
कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छिद्र रहता है, तो जिसके कारण भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, इसलिए इसको टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपना टॉपिक प्रोडक्टिविटी होगा, जो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।